जय हिंद सभी को प्यारे बच्चों, मैं आप लोग के लिए लेकर आ गया हूं सामाजिक विज्ञान संपूर्ण इतिहास का। ठीक है कि जो 20 फरवरी को डायरेक्ट सेम टू सेम पेपर में मिलेंगे, यानी कि जो 2019 से लेके 2025 तक के एग्जाम में लगातार आए हुए क्वेश्चन हैं, ठीक है, यानी प्रश्न हैं, उसको मैं आप लोग के सामने लेकर आया हूं और इसे आप एक वीडियो में ये कवर कर लिए पूरे इतिहास का, फिर पूरे भूगोल का, फिर पूरे, तो कंप्लीट आपको एक वीडियो में मिल जाएगा इतिहास का। तो प्यारे बच्चों, चैनल पे नए होंगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और ज्यादा से ज्यादा लोग को शेयर करिएगा, अपने दोस्त मित्र सबको। जिन बच्चों का यूपी बोर्ड का एग्जाम है, ठीक है, 10th का, तो वो बच्चे बिल्कुल इसको देखें और देख के क्या करें, पेपर देने जाएं और बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन उसमें मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, वीडियो को 1 से 2 बार देखिएगा, आपको बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन मिलेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आइए, आपका है क्लास 10 सामाजिक। चलिए तो प्यारे बच्चों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। एक वीडियो में आपका सारा का सारा कवर हो जाएगा, पूरा इतिहास। ठीक है, तो देखिए कक्षा 10 का जो सामाजिक विज्ञान है, जो 20 फरवरी को की तैयारी है, ये बिल्कुल 20 फरवरी को डायरेक्ट सेम टू सेम पेपर में मिलेगा। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। प्रश्न कह रहा है कि दक्षिण अफ्रीका में हुए सत्याग्रह में महात्मा गांधी क्यों सम्मिलित हुए? तो क्यों सम्मिलित हुए? तो उत्तर कह रहा है कि दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी अश्वेत एवं मजदूरों के अधिकारों का हनन करने वाले नस्ल भेदी कानून के खिलाफ सत्याग्रह आंदोलन में शामिल हुए। तो किसमें हुए? कि जो दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी अश्वेत जो मजदूर थे, ठीक है, उनके अधिकारों का हनन हो रहा था वाले नस्ल भेदी कानूनों के खिलाफ सत्याग्रह आंदोलन में शामिल हुए थे। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये बार बार 2-3 बार जितने बार आए हुए क्वेश्चन है, आपको वही क्वेश्चन मैं दे रहा हूं। ठीक है, तो आइए दूसरा कह रहा है कि भारत लौटने के पश्चात गांधी जी ने कौन सा आंदोलन चलाया था? तो कौन सा आंदोलन चलाया था? उत्तर है कि दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद वर्ष 1916 में गांधी जी ने बिहार के चंपारण से अपना पहला आंदोलन सत्याग्रह शुरू किया था। ठीक है, ये 16 नहीं होगा, 17 होगा। ठीक है, चलिए, ठीक है, कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि बंगाल का विभाजन कब हुआ था? तो प्यारे बच्चों, बंगाल का विभाजन कब हुआ था? तो देखिए उत्तर कह रहा है कि वर्ष 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। कब हुआ था? तो वर्ष 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। ठीक है, आइए नेक्स्ट वीडियो, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है प्यारे बच्चों कि प्रश्न कि भारतीय नेताओं ने 1919 में रॉलेट एक्ट का विरोध क्यों किया? भारतीय नेताओं ने 1919 में रॉलेट एक्ट का विरोध क्यों किया? उत्तर है, कह रहे कि रॉलेट एक्ट के अंतर्गत किसी भी भारतीय को बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार किया जा सकता था, अतः इस एक्ट का विरोध किया गया। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है चौरी चौरा की घटना का क्या प्रभाव पड़ा? उत्तर कह रहा है चौरी चौरा की घटना से क्षुब्ध तथा दुखी होकर महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया। तो क्या किया था? तो क्या किया था कि चौरी चौरा की घटना जो थी, उससे गांधी जी बहुत दुखी होकर अपना असहयोग आंदोलन क्या किए थे? रोक दिए थे। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है प्रश्न, कह रहा है कि गुजरात के किस जिले में महात्मा गांधी ने किसानों को समर्थन देने के लिए सत्याग्रह आरंभ किया था? तो किसकी में? उत्तर है कि खेड़ा जिले में महात्मा गांधी ने किसानों को समर्थन देने के लिए सत्याग्रह आरंभ किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है प्रश्न जालियांवाला बाग नरसंहार कब हुआ था? जालियांवाला बाग नरसंहार बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछे जाते हैं, को 1 नंबर बहुविकल्पी में भी देखने को मिलेंगे। तो प्यारे बच्चों, उत्तर क्या होगा आपका कि जालियांवाला बाग नरसंहार 13 अप्रैल 1919 को
अमृतसर में हुआ था। कहां हुआ था? तो जालियांवाला बाग नरसंहार 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में हुआ था। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है 1922 में गांधी जी ने सत्याग्रह वापस क्यों ले लिया? तो क्यों ले लिया? तो उत्तर है, कह रहा है कि 1922 में गांधी जी द्वारा सत्याग्रह वापस लेने का मुख्य कारण चौरी चौरा के हिंसात्मक घटना घट जाना थी। ठीक है, तो जो घटना घट जानी थी तो क्या है, तो उसी से वे क्या किए थे? असहयोग आंदोलन गांधी जी ने वापस ले लिए थे। प्रश्न कह रहा है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए कौन उत्तरदायी था? कौन उत्तरदायी था? तो उत्तर है आपका कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जनरल डायर उत्तरदायी था। इसमें कौन था? तो जनरल डायर उत्तरदायी था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि ब्रिटिश शासन के विरुद्ध गांधी जी ने कौन से तरीके अपनाए थे? कौन कौन से तरीके अपनाए थे? उत्तर है, कह रहा है कि ब्रिटिश शासन के विरुद्ध गांधी जी ने सत्याग्रह एवं अहिंसा का मार्ग अपनाया था। क्या किया था? तो सत्याग्रह एवं अहिंसा का मार्ग अपनाया था। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो कब हुआ था? उत्तर है आपका 5 मार्च 1931 को। 5 मार्च 1931 को गांधी जी और इरविन के बीच एक समझौता हुआ, जिसके पश्चात सभी राजनीतिक कैदी रिहा कर दिए गए। क्या किए गए? कि सभी राजनीतिक कैदियों को रिहा करने के लिए गांधी इरविन क्या हुआ था के बीच एक समझौता हुआ था। ठीक है, प्रश्न कह रहा है कि रॉलेट एक्ट क्या था? रॉलेट एक्ट क्या था? उत्तर है आपका रॉलेट एक्ट वर्ष 1919 में पारित किया गया एक ऐसा कानून था जिसमें भारतीयों पर किसी तरह के मुकदमे को चलाए बिना शंका के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता था। ठीक है, तो क्या था कि रॉलेट एक्ट 1919 में पारित किया गया एक ऐसा कानून था जिसमें भारतीयों पर किसी भी तरह के मुकदमे को चलाए बिना शंका के आधार पर गिरफ्तार किया जाना था। ठीक है, ठीक है, और कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि भारत आने के बाद गांधी जी द्वारा चलाए गए पहला आंदोलन कौन सा था? तो उत्तर है कि दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने के बाद गांधी जी ने वर्ष 1916 में बिहार के चंपारण से अपना पहला सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत की। यहाँ के किसान नील की खेती के विरुद्ध में आंदोलन चला रहे थे। क्या कह रहे थे? कि जो चंपारण में जब साउथ अफ्रीका से क्या है दक्षिण अफ्रीका से जब गांधी जी क्या हुए भारत वापस आए, तो पहला आंदोलन 1916 में गांधी जी ने चलाया था। किसके लिए? चंपारण में। किसके के लिए? नील की खेती के लिए वहां। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए कह रहा है कि भारत में राष्ट्रवाद के उदय के कारणों का उल्लेख कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। देखिए मैंने अब सन भी डाल दिए हैं कि ताकि आप लोग को लगे कि नहीं सर सही कह रहे हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं। तो आइए देखिए 2022 और 23 और 22 में आए हुए प्रश्न हैं और 26 में आने के पूरी संभावनाएं हैं। वैसे ही क्वेश्चन को इसमें लाया गया है आपके सामने कि जो क्वेश्चन डायरेक्ट आपको हूबहू पेपर में देखने को मिले। ठीक है, तो आइए उत्तर कह रहा है कि वियतनाम और दूसरे उपनिवेशों की तरह भारत में भी आधुनिक राष्ट्रवाद के उद्गम की घटना उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलनों से भी घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई थी। भारतीय लोग औपनिवेशिक शासकों के विरुद्ध संघर्ष के दौरान आपसी एकता को भली भांति जानने लगे थे और भारतीय राष्ट्रवाद के उदय के 3 प्रमुख कारण इस प्रकार हैं। 3 प्रमुख कारण कौन कौन से हैं? पहला है, कह रहा है देश में सामाजिक तथा धार्मिक आंदोलन। दूसरा कह रहा है भारत की राजनीतिक एकता के प्रति लोगों की भावनाएं। क्या थी? भारत की राजनीतिक एकता के प्रति लोगों की भावनाएं। तीसरा है, कह रहा है कि पश्चिमी शिक्षा का भारतीयों पर प्रभाव। तो पश्चिमी शिक्षा का भारतीयों पर प्रभाव, तो ये तीनों कारण थे भारत में राष्ट्रवाद के उदय के कारणों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट पेपर में देखने को मिलेंगे। आइए अगला प्रश्न कह रहा है
कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने वाले किन्हीं 3 नेताओं के नाम लिखिए। ये भी प्यारे बच्चों 2024 और 22 में आए हुए प्रश्न हैं। आइए उत्तर कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने वाले प्रमुख नेता है मोहनदास करमचंद गांधी, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, सुभाष चंद्र बोस, गोपाल कृष्ण गोखले आदि। तो ये भारतीय कांग्रेस के जो नेता थे राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने वाले, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने वाले जो 3 नेता थे, कौन कौन थे? तो मोहनदास करमचंद गांधी, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और सुभाष चंद्र बोस और गोपाल कृष्ण गोखले आदि। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कह रहा है ये प्रश्न की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की असफलता के लिए उत्तरदायी कोई 3 कारण लिखिए। तो ये भी 2023 में और 22 में आए हुए प्रश्न है। उत्तर कह रहा है प्रथम स्वतंत्र संग्राम की असफलता के लिए उत्तरदायी कारण, पहला क्रांति का देशव्यापी न होना, दूसरा प्रभावी नेतृत्व का न होना, तीसरा ब्रिटिश और आंदोलनकारियों की संख्या में अंतर और चौथा आंदोलनकारियों के पास संसाधनों का अभाव और पांचवा क्या कह रहे हैं, आंदोलनकारियों में सामंजस्य का अभाव और बहादुर शाह के प्रति द्वेष। आइए नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है प्यारे बच्चों कि महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए किन्हीं 3 आंदोलनों के नाम लिखिए। ये भी 2022 और 24 में आए हुए प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उत्तर क्या है कि गांधी जी द्वारा भारत में संचालित प्रमुख आंदोलन इस प्रकार है। पहला चंपारण सत्याग्रह, दूसरा खेड़ा आंदोलन, तीसरा रॉलेट एक्ट का विरोध, चौथा असहयोग आंदोलन, पांचवा नमक सत्याग्रह, छठा अस्पृश्यता विरोधी आंदोलन और सातवां भारत छोड़ो आंदोलन। आइए कह रहे भारत छोड़ो आंदोलन के किन्हीं 3 कारणों का उल्लेख कीजिए। 2022 और 2023 में ये आए हुए प्रश्न है। आपका उत्तर है पहला आंदोलन का तत्कालिक कारण क्रिप्स मिशन की विफलता ऑब्लिक मिशन का किसी अंतिम निर्णय पर न पहुंचना था। दूसरा द्वितीय विश्व युद्ध में भारत का बिना शर्त समर्थ करने की मंशा को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा ठीक ढंग से न समझ जाना। तीसरा कह रहा है ब्रिटिश विरोधी भावना तथा पूर्ण स्वतंत्रता की मांग में भारतीय जनमानस में लोकप्रियता प्राप्त कर लेनी थी। चौथा कह रहा है द्वितीय विश्व युद्ध के परिणाम स्वरूप भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति खराब हो गई थी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्या देखते हैं। प्यारे बच्चों चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और ज्यादा से ज्यादा लोग शेयर करिएगा, ठीक है, ताकि उन बच्चों को भी पास वीडियो पहुंच जाए जो जिनकी पेपर है। ठीक है, आइए नेक्स्ट कह रहा है कि प्रश्न कह रहा है महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए 3 सत्याग्रह आंदोलन के कारण और परिणाम बताइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार पेपर में डायरेक्ट आएंगे तो 2023-24 में आए हुए हैं, 2026 में भी आएंगे। उत्तर पहला कह रहा है चंपारण सत्याग्रह 1919, चंपारण सत्याग्रह 1919। ठीक है, आइए कह रहा है चंपारण बिहार में नील की खेती करने वाले किसानों पर बागान मालिक बहुत अत्याचार करते थे। किसानों को अपनी उपज को जमींदारों द्वारा निश्चित दरों पर बेचना पड़ता था। चंपारण के किसानों ने दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी के सत्याग्रहों के बारे में सुन रखा था, इसलिए उन्होंने गांधी जी को चंपारण आने को आमंत्रित किया। ठीक है, गांधी जी 1917 में राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी और महादेव देसाई के साथ चंपारण पहुंचे। यहाँ उन्हें किसानों की स्थिति देखने के बाद बहुत दुख हुआ। सरकार गांधी जी की कार्यवाही से घबरा गई और उन्हें चंपारण छोड़ने का आदेश दिया, परंतु गांधी जी ने आदेश की अवहेलना की और अपनी गतिविधियों को जारी रखा। सरकार ने जनता के आक्रोश को देखते हुए अपना आदेश वापस ले लिया।
और इसके बाद किसानों की स्थिति की जांच के लिए एक समिति की नियुक्ति की गई। गांधी जी को इस जांच समिति का सदस्य बनाया गया। किसानों की स्थिति को सुधारने के लिए आवश्यक कदम उठाए गए। इस प्रकार चंपारण में गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग सफल रहा। ठीक है, तो ये था चंपारण सत्याग्रह का पहला, 3 कारणों का है। तो आइए दूसरा है खेड़ा सत्याग्रह, ये 1918 में चलाया गया। तो खेड़ा सत्याग्रह क्या है? खेड़ा गुजरात में किसानों की दयनीय दशा को देखकर गांधी जी ने सत्याग्रह करने का निश्चय किया। ठीक है, दयनीय दशा को देखकर गांधी जी ने क्या किया? सत्याग्रह करने का निर्णय किया। और खेड़ा के किसानों ने भूमि कर देने से मना कर दिया था। ठीक है, और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अंततः ब्रिटिश सरकार को किसानों के सम्मुख झुकना पड़ा और यह निर्णय लिया गया कि जो किसान कर देने में सक्षम हैं वे कर दें, और जो कर देने में असमर्थ हैं उन्हें सरकार की ओर से कर न देने की छूट प्रदान कर दी गई है। इसके बाद यह आंदोलन समाप्त हो गया, लेकिन इससे आगे राष्ट्रीय आंदोलन को एक नया मार्ग मिल गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल और महात्मा गांधी को इस सफलता से काफी लाभ हुआ। उनका आत्मविश्वास बढ़ा और वे राष्ट्रीय आंदोलनों में सक्रिय होते गए। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये है खेड़ा आंदोलन, जो खेड़ा सत्याग्रह था 1918 में की गई थी गांधी जी द्वारा। और ये दूसरा था, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तीसरा है। ठीक है, तीसरा था क्या कि तीसरा था आपका कि अहमदाबाद सत्याग्रह 1918। तो ये अहमदाबाद है। तो अहमदाबाद का था क्या है कि अहमदाबाद गुजरात में कपड़ा मिल मालिकों और मजदूरों में संघर्ष हो गया। मजदूर अपने वेतन में वृद्धि करने के लिए, मजदूर को क्या था? अपने वेतन में वृद्धि करने के लिए प्रयासरत थे। मिल मालिकों द्वारा ऐसा करने से मना करने पर मजदूरों ने हड़ताल कर दिया और गांधी जी ने मजदूरों की मांग को उचित बताया और मजदूरों के वेतन में वृद्धि की सिफारिश की। गांधी जी ने मजदूरों को परामर्श दिया कि वे अपनी मांग को पूरा करवाने के लिए हिंसा का आश्रय न लें। 1918 में गांधी जी ने अहमदाबाद के मजदूरों की मांग के लिए आमरण अनशन प्रारंभ कर दिया। हड़ताल के चौथे दिन मिल मालिकों ने उनकी मांगों को स्वीकार कर लिया और हड़ताल समाप्त हो गया। और गांधी जी ने जनता को यह आज संदेश दिया कि अहिंसावादी आंदोलनों के द्वारा हम अपने उद्देश्य में सफल हो सकते हैं। यह गांधी जी की राजनीतिक में अनोखा अहिंसात्मक प्रयोग था। तो प्यारे बच्चों, गांधी जी द्वारा चलाए गए 3 सत्याग्रह बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ठीक है, अब प्यारे बच्चों अगला चैप्टर का है। आइए प्रश्न क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कार्न लॉ से क्या आशय है? उत्तर है कि जमींदारों के दबाव के कारण सरकार ने कार्न लॉ यानी मक्का के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया। इस कानून को सामान्यतः कार्न लॉ के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से? कार्न लॉ के नाम से जाना जाता था। प्रश्न है कि 18वीं शताब्दी तक विश्व के सबसे संपन्न देश कौन थे? तो कौन थे? उत्तर है आपका कि 18वीं शताब्दी तक विश्व के सबसे संपन्न देश भारत और चीन थे। कौन थे? भारत और चीन थे। तो प्यारे बच्चों, चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और ज्यादा से ज्यादा लोग को शेयर करिए। अपने दोस्त, मित्र, हित, रिश्तेदार सबको शेयर कर दीजिए ताकि उनके पास भी वीडियो पहुंच जाए। और ये पेपर में जो 20 फरवरी को आने वाला है, जो आपका सामाजिक विज्ञान का पेपर है, उसका पूरा एक वीडियो में आपको इतिहास पूरा खत्म मिलेगा और बिल्कुल सेम टू सेम आपको पेपर के बाद दिखाएंगे कि पेपर में कहां से क्वेश्चन आए थे। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों वीडियो में बने रहिए अंत तक। आइए देखते हैं, रिंडरपेस्ट की परिभाषा दीजिए। उत्तर है यह पशुओं में होने वाला एक भयानक संक्रमण रोग है
यह रोग जीवाणुओं से पनपता है। रिंडरपेस्ट को पशु प्लेग या मवेशी रोग भी कहा जाता है। क्या कहता है? पशु प्लेग या मवेशी रोग भी कहा जाता है। आइए प्यारे बच्चों, नेक्स्ट कह रहा है, प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कार्ल लॉ के निरस्त होने के बाद ब्रिटेन की खाद्य समस्या का हल किस प्रकार हुआ, स्पष्ट करें। तो ये 2021 और 23 में आए हुए प्रश्न है। इस बार आपको पेपर में, बोर्ड के पेपर में देखने को मिलेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं प्यारे बच्चों आप लोग के लिए। तो चलिए देखिए, प्रश्न का ये पहला कह रहा है कि कार्ल लॉ के निरस्त होने के बाद ब्रिटेन की खाद्य समस्या लगभग हल हो गई। अब कम कीमत पर लोगों के लिए खाद्य पदार्थों का आयात करना संभव हो गया। ठीक है प्यारे बच्चों। दूसरा कह रहा है कि आयातित खाद्य पदार्थों की कीमत ब्रिटेन में उत्पादित खाद्य पदार्थों से भी कम थी। किससे थी? उत्पादित खाद्य पदार्थों से भी कम थी। तीसरा कह रहा है, खाद्य पदार्थों की कीमत में गिरावट आने से ब्रिटेन में उपयोग का स्तर बढ़ गया और औद्योगिक प्रगति के चलते ब्रिटेन के लोगों की आय में वृद्धि हुई, जिससे खाद्य पदार्थों का पहले से अधिक आयात होने लगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों। आपका अगला प्रश्न है कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर आर्थिक मंदी के पड़ने वाले 4 प्रभावों का वर्णन कीजिए। तो आप ये 2021, 23 और 24 में पूछे गए प्रश्न हैं। आपको बिल्कुल पेपर में देखने को मिलेंगे प्यारे बच्चों। तब आप कहिएगा कि सर ने क्या क्वेश्चन बनाए थे। आइए, उत्तर है, कह रहा है कि वैश्विक मंदी 1929 ईस्वी में ने भारतीय अर्थव्यवस्था पर व्यापक प्रभाव डाला। 1928 से 1934 के बीच भारत के व्यापार आयात निर्यात में 50% की गिरावट दर्ज की गई। गेहूं की कीमत 50% गिर गई। नगरवासियों की अपेक्षा ग्रामीण और किसानों को मंदी ने अधिक व्यथित कर दिया। ठीक है, एक और जहां कृषि उत्पादों की कीमत तेजी से नीचे गिर रही थी, वहीं सरकार ने लगान में छूट देने से मना कर दिया। ठीक है, विश्व बाजार के लिए उत्पादन करने वाले किसानों पर मंदी की मार अधिक घातक थी। टाट का निर्यात बंद होने से पटसन की कीमतों में 60% से अधिक की गिरावट दर्ज की गई। मंदी के इन्हीं वर्षों में भारत कीमती धातु सोने का निर्यात करने लगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या है। आइए, ये है अब आपका, कह रहा है प्रश्न की प्रथम विश्व युद्ध के किन्हीं 3 परिणामों का उल्लेख कीजिए। ये भी प्यारे बच्चों 2022, 23 और 24 में आए हुए प्रश्न है और 2026 में डेफिनेटली आएंगे। तो आइए देखते हैं। ये उत्तर में कह रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम। प्रथम विश्व युद्ध की घटना ने यूरोप ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व की आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक दिशा को बदल दिया। क्या किया? सारे दिशाओं को बदल दिया। पहला परिणाम, राजनीतिक परिणाम, क्या राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक पर विश्व युद्ध का अनेक तरीकों से प्रभाव पड़ा और राजनीतिक परिणामों ने संपूर्ण विश्व की व्यवस्था ही बदल दी। इन परिणामों में राजतंत्रीय सरकारों का पतन, जनतंत्रीय भावनाओं का विकास, राष्ट्रीयता की भावनाओं का विकास, अंतर्राष्ट्रीयता की भावनाओं का विकास और अधिनायकवाद का उदय और अमेरिका का उत्कर्ष और जापान का उत्कर्ष, ये सभी शामिल हैं। ठीक है, दूसरा कह रहा है आर्थिक परिणाम। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात विश्व के सभी राष्ट्रों को बड़ी आर्थिक क्षति का सामना करना पड़ा। ठीक है, जिसमें प्रत्यक्ष रूप से लगभग 10 खरब रुपए व्यय हुआ तथा अप्रत्यक्ष रूप से किए गए व्ययों को तो अनुमान लगाना असंभव सा प्रतीत होता था। ठीक है, और लास्ट है आपका प्रथम विश्व युद्ध का सामाजिक परिणाम। क्या है सामाजिक परिणाम? आइए, कह रहा है प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात कई सामाजिक परिणाम भी प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से सामने आए, जैसे जनहानि, महिलाओं के सामाजिक स्तर में सुधार,
जातीय कटुता की भावना में कमी, श्रमिकों में जागृत शिक्षा की प्राप्ति, प्रगति एवं विकास आदि थे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आइए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे प्रथम विश्व युद्ध के। क्या क्या थे? राजनीतिक परिणाम थे, आर्थिक परिणाम थे और सामाजिक परिणाम थे। प्यारे बच्चों, इससे आपको 5 से 6 नंबर आपको बिल्कुल अब मिल जाएंगे। ठीक है, एक एक प्रश्न ये लॉन्ग लॉन्ग है। ठीक है, तो आप आइए फिर देखते हैं अगला प्रश्न। कह रहा है प्यारे बच्चों आपको, आइए कह रहा है प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, G77 देशों से आप क्या समझते हैं? ये भी 2022 और 24 में आए हुए प्रश्न है। ठीक है, और डायरेक्ट 26 में आने की संभावनाएं पूर्ण है। ठीक है, उत्तर देखिए, कह रहा है G77 विकासशील देश जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद स्वतंत्र हुए थे, उन्हें 1950 व 1960 के दशक में पश्चिमी अर्थव्यवस्थाओं की तेज प्रगति का कोई लाभ नहीं हुआ। इस समस्या को देखते हुए उन्होंने एक नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रणाली के लिए आवाज उठाई और G77 के रूप में अपना एक संगठन बनाया। G77 का गठन ब्रेटन वुड्स की जुड़वा संतानों, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक की प्रतिक्रिया थी। विकासशील देशों ने विकसित औद्योगिक देशों के बराबर पहुंचने का यथासंभव प्रयास किया। G77 के प्रमुख आर्थिक उद्देश्य इस प्रकार थे: अपने संसाधनों पर पूरा नियंत्रण हो, कच्चे माल का उचित मूल्य मिले और अपने तैयार माल को विकसित देशों के बाजारों में बेचने के लिए बेहतर स्थान मिल सके। तो ये था G77 देशों से आप क्या समझते हैं उसके बारे में पूरे डिटेल थे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है भारत की आर्थिक और राजनीतिक स्थिति पर प्रथम विश्व युद्ध के प्रभावों का विश्लेषण कीजिए। ये भी 2022 और 24 में आए हुए प्रश्न हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आप देखिए कि आपको डायरेक्ट आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में। ठीक है, तो उत्तर देखिए, कह रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध ने भारत में एक नई आर्थिक और राजनीतिक स्थिति पैदा कर दी। इससे रक्षा व्यय में भारी वृद्धि हुई, जिसे युद्ध ऋणों द्वारा वित्तपोषित किया गया और करों में वृद्धि की गई और सीमा शुल्क बढ़ाए गए और आयकर लागू किया गया। 1913 से 1918 के बीच कीमतें दुगुनी हो गई, जिसका प्रत्यक्ष प्रभाव जन सामान्य पर पड़ा। ग्रामीणों को सैनिकों की आपूर्ति करने और ग्रामीण क्षेत्रों से जबरन भर्ती करने को कहा गया। ठीक है, और 1918 से 19 के दौरान भारत के कई हिस्सों में फसलें खराब हो गई, जिससे खाद्य पदार्थों का संकट उत्पन्न हो गया और इन्फ्लुएंजा महामारी फैलने से भारत में 12 से 13 मिलियन लोगों की मृत्यु हो गई। बहुत ही दुखद उस समय की स्थिति थी। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आइए आप देख लीजिए भारत की आर्थिक और राजनीतिक स्थिति क्या, प्रथम विश्व युद्ध के क्या प्रभाव पड़े। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि ब्रेटन वुड्स समझौते का क्या अर्थ है, इसका उद्देश्य क्या है। ये भी 2023 और 22 में प्रश्न आए हुए हैं। देखिए, कह रहा है पहला, कह रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद औद्योगिक जगत में आर्थिक स्थिरता और पूर्ण रोजगार को बनाए रखना अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य था। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए जुलाई 1944 में अमेरिका में स्थित न्यू हैम्पशर के ब्रेटन वुड्स नामक स्थान पर संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन में सहमति बनी थी। ठीक है, दूसरा कह रहा है कि सदस्य देशों के विदेशी लाभ और घाटे से निपटने के लिए ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में ही अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की स्थापना की गई। तीसरा है प्यारे बच्चों कि युद्ध के पश्चात पुनर्निर्माण कार्यों को पूरा करने हेतु धन का प्रबंध करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक का गठन किया गया। विश्व बैंक और IMF को ब्रेटन वुड्स संस्था की जुड़वा संतान कहा गया। क्या कहा गया? जुड़वा संतान कहा गया।
इन दोनों संस्थाओं की निर्णय प्रक्रिया पर पश्चिमी देशों का नियंत्रण रहा। अमेरिका इन दोनों संस्थाओं के निर्णय को वीटो नहीं कर सकता है। ठीक है। चौथा कह रहा है कि ब्रेटन वुड्स व्यवस्था निश्चित विनिमय दरों पर आधारित होती थी। इस व्यवस्था में राष्ट्रीय मुद्रा जैसी भारतीय मुद्रा रुपया डॉलर के बदले में कितने रुपए देने होंगे स्थिर रहता था। डॉलर का मूल्य भी सोने से संबंध था। उस समय $1 की कीमत 25 और सोने के बराबर निर्धारित की गई थी। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यह है ब्रेटन वुड्स समझौते का क्या अर्थ था। इसका जो थे ये 4 नियम थे, चारों आप लोग देख लिए। प्यारे बच्चों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। ठीक है, और जिनके पास ये वीडियो नहीं पहुंचा है उनको भी आप शेयर कर दीजिए कि ताकि उनको पास ये वीडियो पहुंच जाए। चलिए नेक्स्ट क्या देखते हैं। कह रहा है प्रश्न कि वैश्विक आर्थिक महामंदी के किन 3 कारणों का उल्लेख कीजिए। ये भी प्यारे बच्चों 2022, 2023 और 2024 में आए हुए प्रश्न हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। तो प्यारे बच्चों उत्तर कह रहा है कि विश्वव्यापी मंदी की शुरुआत 1929 से हुई। 30 के दशक के मध्य तक यह संकट बना रहा। इस अवधि में विश्व के ज्यादातर हिस्सों में उत्पादन और रोजगार में वृद्धि हुई तथा व्यापार में बड़े पैमाने पर गिरावट दर्ज की गई। कृषि क्षेत्रों और समुदायों पर इनका सर्वाधिक प्रभाव पड़ा। महामंदी के प्रमुख कारण इस प्रकार हैं। क्या कह रहा है, कृषि क्षेत्र में अति उत्पादन के कारण कृषि उत्पादों की कीमत निरंतर गिरती चली गई और खरीदारों के अभाव में कृषि उपज पड़ी सड़ने लगी। ठीक है प्यारे बच्चों, दूसरा कह रहा है कि 1920 के दशक के मध्य में बहुत से देशों ने अमेरिका से ऋण लेकर अपने निवेश संबंधित आवश्यकताओं को पूरा किया था। जो देश अमेरिकी कर्ज सबसे ज्यादा निर्भर थे उनके सम्मुख गंभीर आर्थिक संकट उत्पन्न हो गए। कह रहे कीमतों में कमी और मंदी की आशंका को देखते हुए अमेरिकी बैंकों ने घरेलू कर्ज देना बंद कर दिया। जो कर्ज दिए जा चुके थे उनकी वसूली तेज कर दी गई। किसान उपज नहीं बेच पा रहे थे, परिवार तबाह हो गए और कारोबार ठप पड़ गया। ठीक है, भाप के इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो भाप के इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो उत्तर है आपके भाप के इंजन का आविष्कार जेम्स वाट्स ने किया था। किसने किया था? तो जेम्स वाट्स ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है क्या है, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था? तो स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया? तो उत्तर आपका है स्पिनिंग जेनी का आविष्कार जेम्स हरग्रीव्स ने किया था। किसने किया था? जेम्स हरग्रीव्स ने किया था। अगला प्रश्न है कह रहा है कि भाप के इंजन के नए मॉडल का निर्माण किसने किया था? तो किसने किया था? उत्तर है आपका भाप के इंजन के नए मॉडल का निर्माण मैथ्यू बुल्टन ने किया था। ठीक है, क्योंकि गुमास्ता कौन थे? उत्तर है आपका कि गुमास्ता ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा नियुक्त एक वेतन भोगी कर्मचारी होते थे। इन्हें बुनकरों पर निगरानी रखने, माल एकत्र करने और कपड़ों की गुणवत्ता जांचने के लिए नियुक्त किए जाते थे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है 19वीं सदी में तकनीकी की क्या भूमिका थी? उदाहरण सहित समझाइए। ये आपको देखिए प्यारे बच्चों, ये 2022 और 24 में आए हुए प्रश्न हैं। तो चलिए देखते हैं उत्तर क्या है। 1870 से 1900 के बीच यूरोपीय साम्राज्यवाद काफी बढ़ गया। उपनिवेशीकरण को प्रभावित करने वाला एक प्रमुख कारक विभिन्न देशों के बीच प्रतिस्पर्धा थी। अधिक धन की तलाश में ब्रिटेन जैसे देशों ने अफ्रीका और एशिया में उपनिवेशियों की तलाश की जो बंदरगाह और भौतिक संसाधन भी प्रदान करें। कई उपनिवेश तेल, टीन, सोना, हीरे जैसे भौतिक संसाधन प्रदान कर सकते थे। कुछ तत्कालिक परिणामों के कारण बढ़ती मलिन बस्तियां, जनसंख्या घनत्व में वृद्धि और बढ़ते अपराध शामिल हैं। कई परिवारों ने जो अपनी आजीविका से वंचित हो चुके थे नए सिरे से शुरुआत करने का फैसला किया और अप्रवासियों की नई दुनिया जो अवसरों की
भूमि की ओर प्रवास शुरू हुआ। 19वीं सदी में दो तकनीकी नवाचार हुए जिन्होंने दैनिक जीवन को गहराई से बदल दिया। वे दोनों प्रेरक शक्तियां थी। भाप और बिजली रसायन विज्ञान के विकास ने चिकित्सा विज्ञान में भी प्रगति को तेज कर दिया। सदी के उत्तरार्ध में नियंत्रित उड़ान में प्रयोगों ने परिवहन में अतिरिक्त प्रगति के लिए आधार तैयार किया। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है। देखिए, अब कह रहा है प्रश्न की मुद्रण क्रांति क्या है, इसका क्या फ्रांस की क्रांति पर क्या प्रभाव पड़ा। ये भी प्यारे बच्चों 2020 और 2023 में आए हुए प्रश्न है और 2026 में आने की पूर्णतः संभावनाएं बन रही है। तो उत्तर है आपका कि छापे खाने का आविष्कार केवल तकनीकी दृष्टि से नाटकीय परिवर्तन का आरंभ नहीं था, बल्कि क्या था कि पुस्तक उत्पादन के नए तरीकों ने लोगों का जीवन ही बदल दिया। ठीक है, और मुद्रण के माध्यम से प्राप्त सूचना और ज्ञान के कारण संस्था और सत्ता के उनका रिश्ता ही परिवर्तित हो गया। छापे खाने के आविष्कार से लोक चेतना परिवर्तित हुई और चीजों को देखने का लोगों का दृष्टिकोण भी परिवर्तित हो गया। ठीक है, और फ्रांसीसी क्रांति के लिए अनुकूल परिस्थितियों के निर्णय में मुद्रण संस्कृति उत्तरदायी है, जो इस प्रकार है। पहला क्या है, तो पहला आपका है प्यारे बच्चों कि 1780 के दशक तक राजशाही और उसकी नैतिकता का मजाक उड़ाने वाले साहित्य का चुका था। इस साहित्य ने लोगों को पुरातन पंथ के खिलाफ भड़काया। दूसरा कह रहा है आपका कि छपाई के चलते ज्ञानोदय के कारण चिंतकों के विचारों का प्रसार हुआ और उनके लेखन में कुल मिलाकर परंपरा, अंधविश्वास और निरंकुशवाद की आलोचना प्रस्तुत की गई। और तीसरा नंबर है, कह रहा है कि छपाई ने वाद विवाद संवाद की नई संस्कृति को जन्म दिया और इस तरह बनी सार्वजनिक दुनिया ने सामाजिक क्रांति के नए विचारों का सूत्रपात हुआ। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, और लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है जो कि आपका इतिहास अब खत्म होने को है। आइए देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि 19वीं सदी में प्रकाशन के विभिन्न पहलू क्या थे, किन्हीं तीन का उल्लेख कीजिए। तो ये भी प्यारे बच्चों 2020 और 23 में आए हुए प्रश्न है। आइए उत्तर देखते हैं। कह रहा है कि बच्चे, महिलाएं और मजदूर 19वीं सदी में प्रकाशन के तीन विभिन्न पहलू थे। यूरोप में 19वीं सदी में जन साक्षरता के क्षेत्र में आत्मविश्वास अत्यधिक प्रगति की, जिसके बल पर महिलाओं और बच्चों के रूप में बड़ी मात्रा में नया पाठक वर्ग तैयार हुआ और 1857 में फ्रांस में बाल पुस्तकें छापने के लिए एक मुद्रणालय स्थापित किया गया। इस दौर में महिलाएं पाठिका और लेखिका की भूमिका में बहुत अहम हो गई। 19वीं सदी में जब उपन्यास छपने लगे तो महिलाएं उनका अहम पाठक मानी गई। 17वीं सदी से ही किराए पर किताब देने वाले पुस्तकालय अस्तित्व में आ गए। 19वीं सदी के इंग्लैंड में ऐसे पुस्तकालयों का उपयोग सफेद कॉलर मजदूरों, दस्तकारों और निम्न वर्गीय लोगों को शिक्षित करने के लिए किया गया। ठीक है प्यारे बच्चों, आइए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है, कह रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कह रहा है कि गुटेनबर्ग कौन था, वह क्यों प्रसिद्ध है। तो 2020 और 24 में आए हुए प्रश्न है। ठीक है, ये उत्तर है, कह रहा है कि व्यापारी पिता की संतान योहान गुटेनबर्ग खेती की एक बड़ी रियासत में पला बढ़ा था। बचपन से ही वह तेल व जैतून पेरने की मशीनों को देखकर बड़ा हुआ था। उसने क्रमशः पत्थर पॉलिश करने, सुनारी और शीशे को इच्छित आकृतियों में गढ़ने की कला में दक्षता प्राप्त की और 1448 में उसने छपाई संबंधित यंत्र बनाने में सफलता प्राप्त की।
ठीक है। और कह रहा है उसने 3 वर्ष में बाइबिल की 180 प्रतियां छापी, जो उस समय के तकनीकी ज्ञान और निपुणता को देखते हुए अत्यंत तीव्र गति कही जा सकती है। और किंतु यह नई तकनीकी हाथ से किताबों को छापने की तकनीकी का पूरी तरह स्थान नहीं ले सकी। ठीक है, तो ये गुटेनबर्ग के नियम थे। उसने गुटेनबर्ग में क्या क्या किया था। ठीक है, तो अब आइए लास्ट क्वेश्चन है, अंतिम और लास्ट क्वेश्चन है पूरे इतिहास का, देख लीजिए। प्रश्न है कि मुद्रण संस्कृति ने भारतीय राष्ट्रवाद के विकास में क्या मदद की। ये भी प्यारे बच्चों देखिए 2020 और 2023 में आए हुए प्रश्न हैं, और 2026 में आने की संभावनाएं हैं। तो देखिए यह कह रहा है कि भारत में सर्वप्रथम पुर्तगाली धर्म प्रचारक 16वीं सदी में प्रिंटिंग प्रेस लेकर गोवा आए। क्या लेकर आए? प्रिंटिंग प्रेस लेकर गोवा आए। और जेसुइट पुजारियों ने कोंकणी भाषा सीखी। क्या सीखी? कोंकणी भाषा सीखी और अनेक पुस्तिकाएं छापी। और 1674 तक कोंकणी और कन्नड़ भाषाओं में लगभग 50 किताबें छप चुकी थी। कितनी किताबें छप चुकी थी? तो 50 किताबें। और कैथोलिक पुजारियों ने 1579 में कोचीन में पहली तमिल किताब छापी और 1713 में पहली मलयालम किताब छापने वाली भी वही थे। डच प्रोटेस्टेंट धर्म प्रचारकों ने 32 तमिलों किताबें छापी, जिसमें से कई पुरानी किताबों का अनुवाद थी। और जेम्स अगस्टस डिक्की ने 1780 में बंगाल गजट, ये डिक्की नहीं है, ये हिक्की है। ठीक है, जेम्स अगस्टस हिक्की ने 1780 में बंगाल गजट नामक एक साप्ताहिक पत्रिका का संपादन शुरू किया। और यह पत्रिका भारत में प्रेस चलाने वाले औपनिवेशिक शासन से आजाद की निजी अंग्रेजी उद्यम थी और इसे अपनी स्वतंत्रता पर अभिमान था। हिक्की ढेर सारे विज्ञापन छापता था, जिनमें दासों की बिक्री से जुड़े विज्ञापन भी शामिल थे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आप लोग को ये पूरे इतिहास के कंप्लीट मिल गए हैं सेशन। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद प्यारे बच्चों।